नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी ने सुना होगा हमारे समाज में एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए थे जिन्होंने पौराणिक पुस्तकों का पूरा यूं कहो ऑपरेशन करके धर दिया था और उन्होंने हमारे समाज में जागृति के लिए जेल तक जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन समझौता नहीं किया अंधविश्वासी और पाखंडी लोगों के षड्यंत्रों से। तो साथियों, आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन थे। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं, वो थे पेरियार ईवी रामास्वामी। उनका नाम आते ही यूं समझो कि जैसे अंधविश्वास और पाखंडी लोग हैं, उनके जेहन में एक बार कपकपी सी दौड़ जाती है कि आखिर इतने खूंखार समाज सेवी जिन्होंने समाज को मानवता और अंधविश्वास और पाखंडों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया, आखिर यह व्यक्ति हमारे पाखंड और अंधविश्वास को खत्म कर डालेगा। यानी उनकी चूल्हे हिल गई थी। तो साथियों, आज मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं जो पेरियार जी पर ईर्ष्यावश एक आरोप लगाते हैं कि पेरियार ईवी रामास्वामी ने अपनी बेटी से विवाह किया था। तो साथियों, आज इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहें, आपको एक पूरा का पूरा साक्ष्य मिल जाएगा। यानी जिससे उन्होंने शादी की थी, उनके पिता का नाम, उस लड़की के पिता का भी नाम इस वीडियो में पता लगेगा, उसके भाई का भी नाम पता चलेगा। और जो ये आलोचक आरोप लगाते हैं, वो जानते हैं क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनके पौराणिक ग्रंथों में जो उनके ईश्वर थे, उनका अपनी बेटी से बतौर संबंध हुआ था। तो उसी को छिपाने के लिए वो पेरियार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि यानी मैं काना हूं तो तू भी काना रह, जिससे तू बोल ना सक मुझे। तो साथियों, आज ये पर्दा आपको पर थोपा जाता है, आपको बताया जाता है कि उन्होंने बेटी से विवाह किया था। आज इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो आइए चलते हैं उस पुस्तक पर। पुस्तक का नाम है पेरियार ईवी रामास्वामी, भारत के वॉल्टेयर। यानी जो भारत के जैसे लेनिन, जगदेव कुशवाहा जी को भारत का लेनिन कहा जाता है, वैसे ही इन्हें भारत के वॉल्टियर की उपाधि से नवाजा गया है। तो साथियों, आइए चलते हैं इसके पेज नंबर 380 और मणि अम्मैयर से विवाह। यानी मणि अम्मैयर जिसे बताया गया कि वो उनकी बेटी थी, वही उन्हीं का नाम मणि अम्मैयर है। लेकिन अब आगे चलेंगे, अंतिम तक आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मनवादियों के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा कि तुम झूठ बोलकर अपने उन देवी देवताओं को बचा लेते हो जिनको सच में उन पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है कि उन्होंने अपनी पुत्री से संबंध बनाया था। लेकिन यहां पर सब साफ हो जाएगा, पूरे परिवार का आपको यहां पर स्ट्रक्चर मिल जाएगा वास्तविक रूप से। तो आइए चलते हैं। पेरियार के आलोचकों का आरोप है कि उन्होंने अपने से आधी से कम उम्र की मणि अम्मैयर से विवाह किया था। वे लोग पेरियार के स्त्री स्वातंत्र संबंधी विचारों को दिखावा मानते हैं। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर बड़ी बेशर्मी से दावा करते हैं कि मणि अम्मैयर उनकी दत्तक पुत्री थी। अब गौर से सुनिएगा, वे पेरियार को अपनी ही पुत्री से विवाह का नैतिक अपराधी मानते हैं। 9 जुलाई 1949 को पेरियार ने मणि अम्मैयर से विवाह किया था। उस समय उनकी उम्र 70 वर्ष की थी। दूसरी ओर मणि अम्मैयर मात्र 35 वर्ष की थी। भारत में बेमेल विवाह की प्रथा नई नहीं थी। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि
उस निकृष्ट प्रथा के विरुद्ध काम करते आए थे। जो लोग पेरियार को मणि अम्मियर के साथ विवाह का दोषी मानते थे, वे और उनके पूर्वजों में से भी अधिकांश बेमेल विवाह समर्थन करते आए थे। यानी ये विवाह पेरियार जी ने बेमेल विवाह एक किया था, यही बात हो सकती है। लेकिन बेमेल विवाह यानी उनको 70 वर्ष के थे और मणि अम्मियर 35 वर्ष की थी। यही एक अंतर था कि यही एक बात है जो उनको कचोटती थी। और लेकिन उन्होंने इस कचोटने को दत्तक पुत्री बना दिया, यानी पुत्री की उम्र के बराबर लड़की से शादी की, यह कह सकते हैं। लेकिन यह नहीं कह सकते कि उन्होंने दत्तक पुत्री से शादी की। यह दरअसल कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में जब भी कोई ज्यादा उम्र का होता है और वो छोटी उम्र का जब शादी करता है तो लोगों के दिमाग में वो घंटी बजने लगती है कि आखिर इसने कैसे कर लिया। तो लेकिन अगर हम इस बात को पीछे जाकर इतिहास में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे बेमेल विवाहों की संरचना और ऐसे लोगों की दिखाई देती है कि उन्होंने बेमेल विवाह किया। लेकिन यहां पर विवाह बेमेल हो सकता है, लेकिन जो ये लांछन लगाने वाले हैं उनके मुंह पर अंतिम तक आप बने रहिए, एक बड़ा तमाचा लगने वाला है। लेकिन बुराई तो बुराई है, आप जानते हैं। यदि पेरियार ने केवल विवाह की आकांक्षा से वैसा किया तो उन्हें भी दोषी कहा जाना चाहिए। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके कारण पेरियार को ऐसा कदम उठाना पड़ा, जिसका वे आजीवन विरोध करते आए थे। गौरतलब है कि मणि अम्मियर के साथ विवाह ही द्रविड़ कड़गम में विभाजन का आधार बना था। अन्नादुरई और करुणानिधि ने द्रविड़ कड़गम को अलविदा कर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की नींव रखी। यानी पहले द्रविड़ कड़गम एक पार्टी थी और उसमें विभाजन मणि अम्मियर की वजह से हुआ कि ऐसा उन्होंने पेरियार जी ने किया। तो क्या यह पेरियार की असफलता थी अथवा पेरियार के सहयोगी उन्हें समझने में असमर्थ रहे? बातें दोनों हो सकती हैं, या क्या हुआ है इसकी बात नहीं कहा जा सकती। लेकिन यह सच कहा जा सकता है कि वास्तव में मणि अम्मियर कौन थी, कैसे आई, पेरियार जी से कैसे संपर्क हुआ, इसके बारे में अब आपको जानकारी मिलेगी। तो मणि अम्मियर का जन्म 10 मार्च 1920 तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम BS कंगसाबाई तथा मां पद्मावती थी। परिवार में मणि अम्मियर के 2 छोटे भाई शणगुम तथा त्यागराजन के अलावा एक बहन कमला भी थी। उनके बचपन का नाम गांधीमती था। आगे चलकर उनके पिता के मित्र अन्नल थंगो ने उनका नाम बदल करके के अराजियल मणि कर दिया था। यानी कि गौर से ध्यान से दीजिएगा, आगे चलकर उनके पिता के मित्र अन्नल थंगो ने उनका नाम बदलकर, यानी उनके पिता है ना जो थे उनका भी नाम आपको पता चल गया, उनके मां का भी नाम पता चल गया, और जो उनके पिताजी के मित्र थे उन्होंने इनका नाम भी बदला था, यह भी आपको पता चल गया। फिर जो बाद में संक्षिप्त रूप में के ए मणि कर दिया गया, यानी नाम फिर आगे चल के बदल दिया गया। फिर मणि अम्मियर ने अपने नए नाम का पहली बार उपयोग कुदी आरसू में किया था। पेरियार से विवाह के बाद उन्होंने अपना नाम वेल्लोर ए मणि भी लिखा था। मणि अम्मियर के परिवार का द्रविड़ संस्कृति तथा आत्मसम्मान आंदोलन के आदर्शों में पूरा विश्वास था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उनका परिवार हालांकि संपन्न नहीं था, तथापि हमारे पास पर्याप्त धन था। जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ होता है, हमें गरीबी के मुश्किल हालात का अनुभव नहीं था, ना ही हमें अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे के आगे हाथ पैर पसारने की ज़रूरत पड़ती थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि मेरा लालन पालन पेरियार के आदर्शों के अनुरूप हुआ। पेरियार के अभियान को मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इसके अलावा उनकी आरंभिक शिक्षा निकटवर्ती पाठशाला में हुई। बाद में उन्होंने सरकारी मिडिल स्कूल में दाखिला ले लिया। उन्होंने 2 बार 10वीं की परीक्षा भी दी। संयोगवश दोनों ही बार परीक्षा के दौरान बीमार पड़ जाने के कारण वे पास नहीं कर सकी, और बावजूद इसके वे अंग्रेजी और तमिल भाषा में
निष्णात थी। स्कूल के दिनों में उनकी रुचि तमिल साहित्य में थी। तमिल कवि भारती की कविताओं को वे तल्लीन होकर पढ़ती थी। बड़ी हुई तो माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता, लेकिन खुद को सामाजिक सेवा को समर्पित कर चुकी मणि अम्मैयर की विवाह करके सामान्य स्त्री की तरह जीवन जीने में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। पिता के निधन के पश्चात वे द्रविड़ कड़गम की सदस्य बन गई, यानी द्रविड़ कड़गम जो पार्टी थी उसकी वो सदस्य बन गई। फिर क्या आगे क्या होता है, उसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह पेरियार तथा उनके संगठन की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया। अपनी मेहनत लगन समर्पण से कुछ ही दिनों में वो पेरियार की सबसे करीबी और विश्वसनीय बन गई। पेरियार के आसपास यदि कोई व्यक्ति था जो जानता था कि कौन सी चीज पेरियार को खानी है, कौन सी वस्तु उनके लिए नुकसानदेह है, कब और किस अवसर पर क्या पहनना है, तो केवल मणि अम्मैयर थी। उम्र में बहुत छोटी होने के बावजूद एक माँ के शासन तथा वात्सल्य के साथ वे पेरियार के खाने पीने और पहनावे की देखभाल करती थी। एक तरह से वे द्रविड़ कड़गम की संरक्षक की भी संरक्षक थी। पूरा जीवन उन्होंने पेरियार तथा उनके आंदोलन को समर्पित कर दिया था। पेरियार के प्रति मणि अम्मैयर का प्यार और विश्वास ही था कि वे उन्हें प्यार से कभी भी झिड़क सकती थी। वे इतनी सतर्क रहती थी कि उनके रहते जब तक पेरियार खुद न चाहें कोई उन्हें धोखा नहीं दे सकता था, जो पेरियार के सबसे भरोसेमंद करीबियों में थी। आत्मसम्मान आंदोलन के सिद्धांतों में उनका पूरा विश्वास था। उन्होंने पेरियार की न केवल भौतिक संपदा का संरक्षण किया था, अपितु आगे चलकर आत्मसम्मान आंदोलन के सिद्धांतों को भी संरक्षण प्रदान किया था। फिर साथियों, आज़ादी के बाद पेरियार के करीबी नेताओं में सत्ता की चाहत पनपने लगी थी। उनमें से वे नेता भी शामिल थे जो कभी पेरियार के विचारों के प्रति कुछ तो वैचारिक मतभेद थे और कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। पेरियार के लिए द्रविड़ों के आत्मसम्मान का मुद्दा सबसे बड़ा था। वे जातिवाद और छुआछूत का उन्मूलन करना चाहते थे। सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से उन्हें संतुष्टि नहीं थी। उनका मानना था कि 15 अगस्त 1947 उनके लिए वास्तविक आज़ादी का दिन न होकर केवल सत्ता के हस्तांतरण का दिन है। उससे द्रविड़ों का कुछ भला होने वाला नहीं है। इसलिए 15 अगस्त को उन्होंने द्रविड़ों के लिए शोक दिवस की संज्ञा दी थी। अन्नादुरई और करुणानिधि जैसे अनेक सहयोगी नेताओं को यह स्वीकार नहीं था। इससे उनका मतभेद उभरने लगा और उल्लेखनीय है कि संगठन के वैचारिक मतभेदों से जूझना पेरियार के लिए नया नहीं था। विश्वनाथन और राजन और एस रामानाथन जैसे नेता पहले भी उनका विरोध कर चुके थे। 1944 में जब उन्हें दूसरी बार जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था, कई नेता उनके विरोध में उतर आए थे। तो साथियों, आपने यहाँ तक जो पेरियार का जीवन था, वो पेरियार का जीवन चला आ रहा है, आपने सुना और आपने इसमें देखा कि वास्तव में मणि अम्मैयर कौन थी। लेकिन मणि अम्मैयर के ऊपर ये आरोप लगाने वाले जो हैं, उनके लिए ये उनके मुंह पर बड़ा तमाचा होगा कि वास्तव में मणि अम्मैयर के माता पिता और भाई कौन थे और मणि अम्मैयर ने पार्टी में शामिल हुई और किस प्रकार पार्टी में शामिल होकर उन्होंने पेरियार की सेवा की और उस सेवा के बदले वहां पर साथ रहने के कारण, पेरियार की देखभाल और लगाव के कारण यदि उन्होंने उनसे विवाह किया तो ये बेमेल विवाह हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि पेरियार ने अपनी पुत्री से शादी की। तो साथियों, यहां पर जो बहकाने वाले हैं वो क्यों बहकाते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनकी सारी की सारी संरचना कानी है और जब एक काना है तो वो सोचता है कि सब सारे ही काने हैं, सबको काना कर दो। जवाब देने से अच्छा है वो तुम पर आरोप लगा दे, तुम उस पर लगा दो, तो बात उसकी तसल्ली थम जाती है। लेकिन हकीकत आपके सामने है, जो भी आरोप लगाता है उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, झूठ आरोप लगाता है, अपने मन की भड़ास निकालता है कि उसी तरह उसके देवी देवता जो हैं, जिनके बारे में ऐसी पुस्तकें लिखी गई हैं, वो उन पर पर्दा डालने की कोशिश करता है पेरियार ईवी रामास्वामी पर आरोप लगाकर। तो साथियों, आप सभी को पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया होगा
कि वास्तव में हमारे पेरियार ईवी रामास्वामी हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छे एक सामाजिक महापुरोधा थे, जिन्होंने अंधविश्वास और पाखंडों से निकालने के लिए बहुत ही शानदार विचारधारा हमारे बीच में प्रस्तुत की थी। तो साथियों, इसी के साथ विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ, अगर आज आपका वो जो आरोप लगाने वाला, आलोचना करने वाला विजन अगर क्लियर हो गया हो तो आप लाइक करें। साथ ही जो साथी यहां तक देखते आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।